एडवोकेट अब्दुल मोहतरम एडवोकेट शहीनशाह काजी एस काजी जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिशनर हैं और दिसंबर 2014 में इसी हॉल में महाराष्ट्र मुस्लिम लॉयर्स कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की थी। इसके बाद एक तक़वीमुल कुरान तक़वीमुल शरीयत का बैरिस्टर जनाब मोहसिन पहलवान साहब की गुलपोशी काजी हफीज इफ्तिखार साहब करेंगे। दारुल क़ज़ा के वेबसाइट का इख्तिताम होने जा रहा है। आज के जलसे के सदर जनाब मुफ्ती इमामुद्दीन साहब अमीर शरीयत दारुल क़ज़ा शरई खिदमत औरंगाबाद के हाथों से अल्हम्दुलिल्लाह अवेयरनेस नहीं रखेंगे कि ये जो टॉपिक्स आज यहाँ पर डिस्कस हुए हैं, खासतौर से एनआरसी और सिटीजन सपोर्ट जो एक्ट है, ये दोनों एक्ट गवर्नमेंट क्यों लाना चाह रही है और अगर ये गवर्नमेंट ये दोनों एक्ट इंप्लीमेंट करती है तो उसके क्या असर होने वाले हैं, इस ताल्लुक से आज यहाँ पर जो डिस्कशन हुआ है बहुत अहम है। और उसी तरीके से हम देखते हैं कि हमारे आज के प्रोग्राम में जो जिन्होंने बात रखी है, एडवोकेट रशीद साहब वगैरह जो बॉम्बे से यहाँ आए हैं, इन्होंने डॉक्यूमेंट्स के ताल्लुक से जो अवेयरनेस दिलाया है, क्योंकि आजकल सब डॉक्यूमेंट्स डिजिटलाइज हो रहे हैं, तो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स में जो प्रॉब्लम्स फेस होने वाले हैं, अगर समझो किसी का नाम मोहसिन है और वो MOHSEEN लिखता है, लेकिन बाद में उसका नाम किसी ने गलती से MOHSIN कर दिया, वो तो गाफिल था, उसको अनअवेयर था वो कि मेरे नाम पे डबल ई की जगह आई आ गया, लेकिन ये आई उसको बाद में कितना महंगा पड़ सकता है ये उसने आज ही समझना है। और इस तरीके से बहुत से नामों में जो कुछ ना कुछ तब्दीली हो जाती है, जैसा कोई अब्दुल पुरा लगाता है, कोई AB लगाता है, जैसा कोई मोहम्मद पुरा लिखता है, कोई MOHD लिख देता है, तो ये सब नाम बाद में जो तो डिजिटलाइज जब उनके नाम जब रिकॉर्ड टैली होंगे तो ये उनके नाम कहीं पर नजर नहीं आएंगे। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि वो जो सिटीजन का जो रजिस्टर है, अगर उसमें उनका नाम नहीं पाया गया, बर्थ सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है, तो उनको जो है तो NRC के तहत जो स्ट्रिक्ट और जो प्रोविजंस है, कहीं उसके वजह से उनको फिर जो गवर्नमेंट चाहती है वो एक होम बनाया जाएगा, वहां पर रखने की गवर्नमेंट की जो तैयारी है कि भाई आप इंडियन सिटीजन नहीं, जब तक ये प्रूव नहीं करते। और ये फिर मैटर हम देखते हैं कि आसाम जो हमारा स्टेट है, वहां पर हमारे बहुत से जो हमारे वतन के लोग हैं, उनको NRC के तहत जो डिफिकल्टीज हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट तक बहुत से मैटर्स गए हैं और उसमें हमको ये भी मालूम हुआ है कि एक साहब जो जज बोलकर रिटायर हुए, उनके भी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर नाम टैली नहीं हो रहा था, तो उनको सुप्रीम कोर्ट तक उसमें जाना पड़ा है। तो इस तरीके से मैं ये कहूंगा कि हम लोगों ने वक्त के हिसाब से अवेयरनेस लाना जरूरी है। हमारे इस मुल्क में हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने जो राइट दिया है, एवरी सिटीजन का जो राइट है, हमको कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 क्या बोलता है, 16 क्या बोलता है, 21 क्या बोलता है, ये मतलब एक जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे स्कूल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सबसे अहम है। ये हमको एक बहुत बड़ी इससे जो इस मुल्क में रहने की एक आजादी है। दूसरे मुल्कों से बेहतर हमारे इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन है,
जो 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे में मनाए हैं, और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और उनकी पूरी टीम ने जब ये कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, तो हम इसमें देखते हैं कि उन्होंने हर फिरके का, हर मजहब का उसमें जो तो उन्होंने ये ख्याल रखा है, और खास तौर से माइनॉरिटीज के जो राइट्स है, वो माइनॉरिटीज के राइट्स अगर हम लोग समझे तो हमारे लिए वो राइट्स को समझकर इस मुल्क में जीना बहुत अच्छा है, आसान है। हमारे राइट्स अगर जहाँ पर गवर्नमेंट नहीं देती है या हमसे अगर कुछ ये होता है तो हम डायरेक्ट हाईकोर्ट में अप्रोच हो सकते हैं। जैसा कि हम आर्टिकल 30 जो है, तो उसके तहत हमारे कई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस आज चल रहे हैं। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में हम देखते हैं कि कई हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बेसिक जो एजुकेशन है उनको मिलना चाहिए उर्दू लैंग्वेज का। अगर महाराष्ट्र में हम देखते हैं तो अकलियत यहाँ पर मुस्लिम्स की है, उसी तरीके से दूसरे कोई स्टेट में और कोई माइनॉरिटीज में दूसरे कोई रिलीजन वाले आ सकते हैं। तो अपने मदर टंग में एजुकेशन हासिल करना ये भी एक हमारा राइट है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है जो आज चल रहे हैं पूरे हमारे महाराष्ट्र स्टेट में, उनको आर्टिकल 30 से जो राइट्स मिले हुए हैं, वो जो मेजॉरिटी वाले जो इंस्टीट्यूशंस है वो उनको राइट्स नहीं है। अभी आज जो है ये जलसा लोगों ने मुलाकात किया है, ये एनआरसी सीएए ये दोनों को भी लेकर किया गया है। हमारे मुल्क के जो होम मिनिस्टर है शाह, उन्होंने जो है तो डिक्लेयर कर दी कि मैं इलेक्शन से पहले एनआरसी लागू कर दूंगा। लेकिन अभी उनको ये मालूम नहीं है कि एनआरसी के अंदर कितने मसले पैदा होने वाले हैं, और एनआरसी सिर्फ लोगों को डराने के लिए बता रहे और दूसरे लोगों को, दूसरे तबके को ये बताना चाहते हैं कि हम मुसलमानों के खिलाफ ला रहे हैं। लेकिन एनआरसी से जो नुकसान होने वाला है वो हमसे ज्यादा दूसरों का होने वाला है। ये बात बिल्कुल सही है। अब एनआरसी के ताल्लुक से जो है, अभी हमारे बहने राशि बहने जो है तफसील से मालूमात आप सबको बताई, इसके साथ ही साथ डिजिटल इकोनॉमी के लिए भी बताई। तो अगर कभी आप अपना शादी शायद कितनी भी पहले हो, लेकिन आज भी आप आपका मैरिज सर्टिफिकेट बना के ले सकते हैं। और मैरिज अपना निकाहनामा जो है उर्दू में है, उर्दू में कोई स्पेलिंग का मसला नहीं है। आज अपनी स्पेलिंग जो है नाम की, अपने वालिद के नाम की, अपने वादा के नाम की, वो स्पेलिंग जो है सही करके अगर कभी आपने महानगर पालिका में दिया तो महानगर पालिका को उसका रजिस्ट्रेशन करके सर्टिफिकेट देने का इख्तियार है। 1981 में मुस्लिम मैरिज एक्ट ये कानून पास हुआ, और उस कानून के तहत हर स्टेट के लिए एक रजिस्ट्रार मुनक्कद किया गया, और उस रजिस्ट्रार के मातहत हर जिले के लिए और हर तालुके के लिए जो नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और नगर पालिका, महानगर पालिका, इस इदारे में मैरिज सर्टिफिकेट बनता है। अगर आपने सही स्पेलिंग के साथ मैरिज सर्टिफिकेट बना के लिए तो इंशाल्लाह आपको वो तकलीफ नहीं होने वाली है। एक डॉक्यूमेंट क्या हो गया, अब इसी डॉक्यूमेंट के जरिए से आप दूसरे डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। जैसे कि आधार कार्ड की कोई गलती है तो ये डॉक्यूमेंट से वो दुरुस्ती कर सकते हैं आप। क्यों? तो सर्टिफिकेट आपने दिया महानगर पालिका ने, गवर्नमेंट का इजारा है, और निकाहनामा जो है ये जो है एडमिसिबल है एज पर एविडेंस एक्ट। जब एविडेंस एक्ट वो एडमिसिबल है तो उसका आपको इस्तेमाल करना होगा। इसी तरह से भी दो डॉक्यूमेंट हो गए आपकी किसी में अगर कहीं गलती है तो इसी डॉक्यूमेंट के तहत आप उसको भी यूज कर सकते हैं। इसमें जो है तो ज्यादा डिफिकल्ट जाने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे से जो है अपनी मैरिज सर्टिफिकेट भी जो है अपने अपने लेवल पे, अपनी जगह पे बना सकते हैं। और बर्थ सर्टिफिकेट किसी की बात में अगर नहीं है, अभी हमारे पास में एक मसला आया था, किसी ने जो सवाल उठाए बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, तो बर्थ डायरेक्शन और डेथ डायरेक्शन ये दोनों के लिए जो है तो हुकूमत का एक 6 महीने के अंदर करके आप नगर पालिका या महानगर पालिका में उसकी नोंद कर रहे, ग्राम पंचायत नोंद कर रहे, तो वो किसी भी झंझट के बगैर वही जारी कर देते हैं। लेकिन अगर उसके बाद आप जा रहे हैं तो ऐसी सूरत में आपको अब तहसीलदार को अधिकार दिया गया है। हमारे साहब आप जो है तो बहुत लोग से वक्त में चले गए,
इसी तरह का नहीं नॉलेज है। इसमें जो है अभी सिविल कोर्ट में जो स्तर थे वो बुढ़ाव कर लिए गए और अब ये इख्तियार दिए तहसीलदार को, और तहसीलदार के पास में आपको दरखास्त देना है। तहसीलदार जो है आपको आपका बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट बना के देगा कि डायरेक्शन आपको उधर से लेना है, वो डायरेक्शन देंगे नगर पालिका को कि तुम इनका बना के दो और उसके बाद वो बन जाएगा इंशाल्लाह ताला। अब जहाँ हम डिजिटल इकोनॉमी के ताल्लुक से, तो ये जो हमने इदारा कायम किए मस्जिद दारुल कदा और शहरी खिदमत, इस इदारे के मुफ्ती अमीर शहर मुफ्ती इमाम साहब है यहाँ बैठे हुए हैं और उसके नायब सदर का मौका मेरे को दिया उन्होंने नायब अमीर का। तो अब इसके जरिए से जो है जो निकेनामे डिजिटल तैयार किए जा रहे हैं, अब हम इसके अंदर अभी हमारे अहमद भाई है एडवोकेट, इनके पास में एक मसला आया था, एक केस आया उनके पास कि एक जो है खातून वो बेचारी को औलाद नहीं है, उसको भाई नहीं बहन नहीं, अब उसके जहेज में खेती दी गई थी, निकाहनामे के ऊपर जहेज में खेती गई ये लिखा हुआ है। अब उसके जो देवर के जेठ के बच्चे हैं उन्होंने उसके घर में से निकाहनामा पूरी कर दिए। अब निकाहनामा नहीं है वो बता तुम कौन है, हमको नहीं मालूम, तुम्हारे घर में हमारे चाचा की शादी हुई नहीं, ये जब बात उन्होंने लाए उनके बाद उनको प्रूफ भी नहीं रहा। तो ऐसी सूरत में फिर हमने उनको मस्जिद दारुल कदा की जानिब से एक लेटर दिया कि भाई ये निकाह जो है निकाहनामा ये एडमिसिबल है और निकाहनामे में लिखा हुआ है। हमने इमारत शरिया के जो काजी साहब थे जिन्होंने उनका 50 साल पहले निकाह पढ़ाए थे, उनको गवाह के लिए बुलाए, उन्होंने यहाँ पे रजिस्टर लेके आए और वो वहाँ पर साबित हुआ कि उनकी बीवी थी और निकाहनामे में उनको जो है जायदाद दी गई थी। ऐसा है, इसलिए ये जो बदल जाते बाद में या हमारा जो ताल्लुक नहीं बता देते, उसके लिए डिजिटल निकाहनामा का होना निहायत जरूरी हो गया है। कभी नाम के स्कूल के लिए भी जरूरत पड़ जाती है और अभी हमने जो ये वेबसाइट बनाई तो ये वेबसाइट के ऊपर हम पूरे दादा को कोई इनकार नहीं कर सकता है कि भी निकाहनामा हो गया या है या किसी ने चुरा लिया, ये सवाल भी पैदा नहीं होता। अभी जो है आज के जलसे के अंदर बहुत सारी बातें सभी तरीके से बताना है, लेकिन हमने वक्त दिए थे 8 से 10 तक के लोगों के आने के लिए थोड़ी सी देर लगी और उसमें तकरीर भी 2 देर से शुरू हुई, कुछ लोगों को यहाँ से जूम करके एक डॉक्यूमेंट्री हिस्ट्री के अंदर काम करने के बाद मुझे शौक रहा है कि भाई इस तरीके से हमारे कम्युनिटी के अंदर जो नाम का मसला है इसे दूर किया जाए। और बहुत लोगों से इंटरेक्शन करने के बाद नतीजा नहीं मिला मुझे, तो मुझे लगा कि मुझे ही पहल करना पड़ेगा इंशाल्लाह, मैं इसके ऊपर काम करूँ। तो मालूम पड़ा कि एक आधी दुनिया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज कर रही है बनिस्बत हमारी कम्युनिटी के, और कोई भी ऐसा शोबा नहीं है जिसने इसके ऊपर पहल किया। एक फिक्र आई कि अगर इस चीज़ पे काम नहीं करेंगे तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पे ब्लेम और ब्लेम करेंगे, और जो हमसे यानी हमारे ऊपर जो एक नज़र है लोगों की कि इनकी इस तरीके से इनके राइट्स जमहूरी राइट्स जो है वो विड्रॉ करें। तो ये बहुत आसान तरीका दे रहे हैं उनको कि हम आसानी से उनको इस चीज़ के लिए फ्रीडम दे रहे हैं कि आप हमारे राइट्स ले लो, क्योंकि हम सुधरेंगे नहीं, ना ही हमारे कोई प्लेटफॉर्म पे कोई काम होगा और ना ही कोई पहल करने वाला इंसान है। तो मैंने देखा कि भाई वक्फ बोर्ड जैसा एक बहुत बड़ा तबका अगर फिक्र ले एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो इंशाल्लाह हम बोरी कम्युनिटी से 4 गुना आगे जा सकते हैं। लेकिन अफसोस कि वहाँ पे हमने इस डिजिटल निकाहनामा की पहल थी, उनको भी रिक्वेस्ट पुटअप किया कि भाई ये चीज़ पहल में लाओ। ये क्यों लाया गया उसका मैं आपको 1-to-1 एक्सप्लेनेशन देता हूँ। आफ्टर इंटरेक्शंस ऑफ 1.35 एप्लीकेशंस, यानी रेसिडेंट्स से मैंने इंटरेक्शंस करने के बाद इसमें गैर मुस्लिम भी थे, उनके भी मसले हमसे बहुत, जैसे कि खास करके कैथलिक्स और साउथ इंडियंस और हमारी कम्युनिटी, इनके नाम के मसले तकरीबन हमसे मिलते ही हैं कि रिलीजियस पॉइंट से हम अपने नाम को डिज़ाइन करते हैं और हमारे पैटर्न्स इनके पैटर्न से
बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। अगर हम 6 नाम लेके चल रहे हैं तो 1967 से वो सिर्फ और सिर्फ 3 नाम का पैटर्न लेके चल रहे हैं। जैसे कि कोई शख्स है, अगर उसके बाप दादा पाटिल लेके चल रहे हैं तो वो पाटिल यहाँ पे इस दौर में, यानी उसका पोतरा जब उसके ग्रैंडसन यहाँ पे आएगा तो उसका वो पटेल नहीं होगा। लेकिन हमारे इसमें ऐसा सीन है कि भाई अगर हमारे बाप दादा ने कोई सरनेम अनाउंस नहीं किया था उस वक्त में, कोई भी वजूहत हो सकती है, गरीबी हो सकती है, इलिटरेसी हो सकती है, बहुत से वजूहत होने के बावजूद भी है वो नाम उस टाइम पे नहीं डिक्लेयर हुआ था उनके डॉक्यूमेंट्स में। लेकिन अफसोस कि उन्होंने उनके हयात में रह के भी इस नाम के करेक्शंस के अंदर रहने की चुनाचा ये हुआ कि वो नाम फाइनली उनकी फैमिली को लॉक हो गया कि भाई इनकी फैमिली में कोई सरनेम कंसीडर मत करो। अब जो न्यू जनरेशन है वो सरनेम अनाउंस कर रही है। एक बाप के 4 बच्चे हैं, उसमें बेटी का बर्थडे, सरनेम चारों की जुदा है। कोई शेख लेके चल रहा है, कोई सैयद लेके चल रहा है, कोई खान लेके चल रहा है। और हत्ता कि किसी को भी एवरेज मालूम नहीं कि हमारे फैमिली में या हमारे चाचा ने या हमारा सिलसिला एक्चुअली सैयद है, शेख है, खान है या XYZ है। तो वो पूरी फैमिली का जो मसला है आज खड़ा होगा। जो ये डिजिटल होने वाली है, गवर्नमेंट जितना भी डॉक्यूमेंट्स का यानी कॉन्सेप्ट लेके आई है, इसके अंदर यही है कि वो आपके एंसेस्टर से यानी आपके बाबा से डॉक्यूमेंट्स को 1967 से पहले के जितने भी 1950 से पहले के जो डॉक्यूमेंट्स है वो कंसिडरेशन चालू है। और ये फिक्र होना बहुत जरूरी है कि उनके डॉक्यूमेंट्स या उनके लास्ट डॉक्यूमेंट्स में आपके क्या है, यानी गवर्नमेंट के 7 पारा में, उनके फोटो पास के अंदर, या अगर वो हयात में रहते उनके डॉक्यूमेंट्स में हम बदलाव कर सके तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा उस फैमिली के लिए। क्योंकि उनके रहते हमने दुरुस्ती ले ली, अगर से नहीं ली तो ये समझना उस फैमिली के लिए अपात्रता का मैटर्स फ्यूचर में आएगा ही आएगा। अगर मोहम्मद में MOST फादर लेके चल रहा है तो बेटा पूरा मोहम्मद नहीं ले सकता वॉलंटरी, उसको भी MOST कंसीडर करना पड़ेगा। अगर अब्बा हयात में है या दादा हयात में है, अगर उन्होंने कोई सरनेम ऐसा पैटर्न, अगर शेख का भी पैटर्न ऐसा है SHEKH दादा ने लिया है तो दादा के रहते वो अनाउंसमेंट करें कि शेख ऐसा नहीं, हमको ऐसा चाहिए, तो वो पैटर्न शेख वाला अभी के डेट में उसकी फैमिली लेके चलेगी तो इंशाल्लाह उसकी फैमिली के ऊपर क्वेश्चनिंग नहीं आएगी। क्योंकि अल्टीमेटली बात यही हो रही है कि इनको जो फैमिली डिस्टर्बेंस, नेम में जो डिस्टर्बेंस दिख रहा है, अभी ये हम हर एक फैमिली को नहीं समझा सकते। एज अ प्रिंसिपल जितने भी मेरे नजर में अभी जितने भी आए हैं यहाँ पे, ये अपने एरिया के जिम्मेदार लोग हैं। मेरे लिए एक प्रिंसिपल है, यानी आप प्रिंसिपल हैं जो आपकी आने वाली जनरेशन के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। बशर्त ये है कि आपको एक फिक्र लेके उसके ऊपर मुसलसल काम करना है। ये मजलिस का इंतकाम करने का मतलब ये नहीं है कि भाई आपको कुछ बातें हमारी तरफ से हम अपने एडवर्टाइजिंग के लिए आए हैं, एक फिक्र के लिए आए हैं कि आप एक फिक्र अपने दिल में दिमाग में जिंदा रखना। क्योंकि ये आधा घंटे का सेशन या 1 घंटे का सेशन आपकी लाइफ में एक अमानत में लेके जा रहा हूँ कि भाई इसको आप फिक्र से आपके एरिया में आपके इसमें जिम्मेदारी से लेके चलना। बहुत वकील वगैरह के लिए मैं दूसरे टॉपिक पे आऊंगा। इसी के साथ जैसे कि सर ने कहा वक़फ़, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वक़फ़ पे भी काफ़ी काम किए हुए, और वक़फ़ में हम लोग अभी मस्जिदों को ज्वाइन करने का एक मुहिम चालू की है कि हम चाहते हैं कि मस्जिदों से हर काम हो। जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी मस्जिदों को यूज़ किया गया है और भी कामों के लिए, ना सिर्फ नमाज और इबादत के लिए, और भी बहुत सी चीजें वहां से की जाती थी। तो ऐसे हम लोग ने एग्जाम्पल फिट करके हमारे माही बॉम्बे में हम लोग ने मस्जिदों में एक सेंटर बनाया हुआ है जिसे कहते हैं हम लोग ने डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, जो हम लोगों ने मस्जिदों में जाके अप्रोच किए और अल्हम्दुलिल्लाह काफी मस्जिदें इस चीज में जुड़ी। वहां पे हम लोगों ने स्टडी सेंटर के लिए मांग रखी ताकि बच्चे जो अतराफ के पढ़ते हैं, जो स्लम में पढ़ते हैं, वो मस्जिद से कनेक्टेड रहे। और जब मस्जिद से बच्चे कनेक्टेड रहेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज से कनेक्टेड रहेंगे और दूसरे खौफात से बचेंगे और उसमें स्टडी होगी। मैं ग्राउंड लेवल पे काम करता हूँ और ग्राउंड लेवल पे हम लोग की अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी पकड़ है। हमारे बच्चों में इतनी
टैलेंटेड है कि अल्हम्दुलिल्लाह चाहे यूपीएस आईपीएस उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मगर उनको वो चीज मिलती नहीं है। तो इसी के लिए हम लोगों ने मस्जिदों को एक मरकज बनाया है, ताकि मस्जिदों में अगर जो भी इंफॉर्मेशन आती है या कोई भी कुछ होता है अपने मोहल्ले के अतराफ में, तो वो मस्जिद में हो, मस्जिद में बोला जावे, एक आदमी को बिठाया जावे, या वहाँ के इमाम या मौलवी या बाकी उनके लड़के जो पढ़े लिखे लोगों को कंप्यूटर देके हम फ्री में ट्रेनिंग देते हैं उनको हर चीज की। हमारे यहाँ पे बॉम्बे में हम मस्जिदों को बोला गया है कि आप अपने ही बच्चों को लाइए हमारे पास, हम उनको फ्री में ट्रेनिंग देंगे ताकि आपको मस्जिद में बिठाओ। एक सेंटर चालू होगा, तो वो अतराफ के जितने मोहल्ले के जो भी लोग हैं वो वहाँ पे अगर कुछ पूछना है तो वो वहाँ पे पूछे, जो भी चीज के बारे में उनको पूछना है, एजुकेशन से लेके वक़्फ़ से लेके या और भी जो चीजों पे है जो उनको दीन दुनिया के लिए जो लगती है वो मस्जिद से काम हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा काम चालू है। मैंने 2019 से मस्जिदों का रिसर्च करना चालू किया था, जब हमने मस्जिदों की जाके हमने सर्वे किया, R&D की, तो पता चला कि मस्जिदों में करोड़ों की लाखों की लागत से मस्जिद तो बना दिए मगर पेपर वर्क में जीरो है। तो हमने खुद ने 150 से 200 मस्जिदों को खुद स्पेशली जाके हम लोगों ने विजिट किया, और विजिट जब किया तो पता चला कि चेंज ऑफ रिपोर्ट नहीं हुई है, स्कीम फाइल नहीं हुई है, ऑडिट 10-20 साल का ऑडिट बाकी है। तो ये जो तरह से हमको जो आज जो वक्त आया हुआ है, ये ऑलरेडी हमको 2016 से पता था कि ये वक्त आने वाला है। तो हमने लोगों को आगाह किया कि कम से कम अपनी मस्जिदों को अपडेट कीजिए, पेपर वर्क में अपडेट कीजिए, भले मस्जिद मत बनाए मगर कम से कम पेपर जो है 12A तक तो लेके रखे कम से कम, क्योंकि 12A एक ऐसी चीज है कि अगर 12A तक भी अगर मस्जिदों में होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी चीजें, क्योंकि आज हमको फाइट करने के लिए हमारे पास पेपर नहीं है, जो कि बहुत वीकनेस है। जो सर ने बात बताई, बहुत उनकी बात से मैं मुतासिर हूँ कि एक एक चीज उन्होंने जो बताया है, अल्हम्दुलिल्लाह यही चीज पे हम लोगों को बताने के लिए जगह जगह जा जाके पर्सनली हम ट्रस्टियों से मिलके बात करके हम लोगों ने काम किया है। और हम चाहते हैं कि जैसे कि औरंगाबाद एक बड़ा शहर है और वक़्फ़ की हालत तो सभी को पता है कि अल्लाह ना करे वो वक्त आए, जैसा कि बताया सर ने, हम भी उसी के फिक्रमंद है कि वो वक्त ना आए तो अच्छा है, क्योंकि हम हमारी प्रॉपर्टी, हमारे जो पुश्तों से चली आई हुई चीजें हैं वो हम खो देंगे। क्योंकि अभी तक मैं आपको बता दूं, हम इनिशियल प्रेयर में भी नहीं पहुंचे और बाकी दूसरे लोग 6-7 स्टेप पार कर चुके हैं, अभी तक हम बेदार नहीं हुए। तो हमको बेदार होना जरूरी है। और मैं स्पेशली यंग जनरेशन से कहना चाहूंगा कि बच्चे लोग आगे आ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा कोशिश की है। आज भी हमारी एजुकेशन में ये कोशिश रहती है कि बच्चे वकील एडवोकेट बने, क्योंकि आगे जाके कौम को इस चीज की सख्त जरूरत पड़ने वाली है। तीसरा, मैं मेडिकल फील्ड में काम करता हूँ। मेरा जो है कैंसर और हार्ट वगैरह पे जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है उस पर स्पेशली मैं काम करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को मैं अवेयरनेस लेके आता हूँ कि गवर्नमेंट की स्कीमों का फायदा उठाए। जैसा कि मैं कैंसर रावे और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी और सदर बोर्ड मौलाना कारी हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब की मौजूदगी में कि पर्सनल लॉ सिर्फ मुसलमानों के लिए कारगर नहीं है, बल्कि हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ को बनाने के बाद दूसरी तमाम कौमों को भारत में अपना अपना पर्सनल लॉ बोर्ड बना लेना होगा, वरना एक वक्त वो आएगा कि जालिम हुकूमत और हुक्मरान आएंगे जो हर मजहब पर कदगन लगाने की सोचेंगे, ज़रब लगाने की सोचेंगे। उस वक्त हमने ये मशवरा हमारे हिंदू भाइयों को और दूसरे फिरकों को, क्रिश्चियंस को, सिखों को, दलितों को और बुद्धिस्टों को यह मशवरा दिया था कि आप भी अपना मुस्लिम पर्सनल बोर्ड बना लें, अपना मुस्लिम पर्सनल लॉ बना लें। और ये तारीख है भारत की कि 1300-1400 साल पहले जब इस्लाम यहाँ पहले आया तो उस वक्त भी और आज भी ये मुश्किलात हिंदू समाज और हिंदू दूसरे फिरकों और मजहब के लोगों की थी कि उनके यहाँ तलाक का कानून नहीं था। हिंदू लॉ में, हिंदू एक्ट में तलाक का कानून नहीं था, यूं ही मर जाना था उसे बगैर तलाक के, या तो छोड़ता या तो फिर यूं सड़ के मर जाती होगा। तो ये उनके लॉ में तलाक की गुंजाइश नहीं थी।
अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ने दूसरे मज़ाहिब को तलाक की गुंजाइश सिखाई, जिसकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने उस किताब में इस बात को लिखा है कि ये इस्लाम के एहसानात है हिंदू मज़हब पर और दूसरे फ़िरक़ों के मज़ाहिब और उनके मजहबी इज़्म पर और उनके पर्सनल लॉज पर कि इस्लाम ने तलाक की गुंजाइश हमारे दूसरे फ़िरक़ों और मज़ाहिब को सिखाई है। अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात। दूसरी बात, जब तक इस भारत में जमहूरियत है हम NRC, CAA को डंडों से निकाल देंगे, इन डंडों से। हमने अंग्रेज को, हम उलमा ने, दूसरे कौमों के चंद नाम है मुजाहिदीन आज़ादी, फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया में चंद नाम है, उंगलियों पे गिनने के लायक। हमारे लाखों नाम है। 3,77,000 उलमा ने तख्तेदार को चूमा है, फांसी पे लटके हैं और इन्हीं डंडों से जालिम अंग्रेज को हमने भगाया। तो कानून को भगाना तो बहुत बड़ी बात है और जालिम हुकूमतों को तख्त से नीचे उतारना। अब इसके बाद हमारा जो जलसा और ऑल इंडिया लेवल जो हम अब तहरीक शुरू कर रहे हैं कि EVM हटाओ, मुल्क और मिल्लत और भारत बचाओ, वो भेज दिया जाए कि तुम अपने घर को नहीं संभाल सकते, मुल्क संभालने जा रहे हो। ये दो बातें। और जब तक भारत में उलमा जिंदा हैं और मेरे जैसे उलमा जिंदा हैं, कोई NRC और कोई CAA और कोई कानून जालिमाना नाफिज नहीं हो सकेगा। हम जमहूरियत है, जब तक जमहूरियत से लड़ेंगे, जब तक जमहूरियत पे चलेगा हम जमहूरी तरीके से आंदोलन करेंगे, जमहूरी तरीके से एजुकेशन करेंगे, जमहूरी तरीके से और लोकशाही अंदाज से उसका मुकाबला करेंगे। और तो जालिम पूरी दुनिया में ये चाहते हैं कि अच्छे इंसानों का खात्मा हो जाए और मदारिस और मसाजिद। हमारा होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया शिवराज पाटिल लिखता है, जो आज के जालिम लिख रहे हैं कि मदारिस और मसाजिद ये दहशतगर्दी के अड्डे हैं। हमारा एक्स होम मिनिस्टर शिवराज पाटिल ने लिखा कि मदरसों से और मस्जिदों से अच्छे इंसान पैदा किए जाते हैं। शिवराज पाटिल ने लिखा। और ये NRC से सिर्फ मुस्लिम मुतासिर नहीं होंगे, फिर दलाल मुतासिर होंगे, फिर वो ब्राह्मण मुतासिर होंगे। ब्राह्मण तो फिर यहाँ कौन रह जाएगा? क्रिकेट खेलने को खाली मैदान रह जाएगा क्या? भारत इंसानों के रहने की जगह है, भारत बहादुरों के रहने की जगह है, भारत उलमा के रहने की जगह है, भारत पंडितों के रहने की जगह है, भारत ऋषियों की जगह है, भारत मुनियों की जगह है, भारत संतों की जगह है, भारत सूफियों की जगह है, भारत अच्छे इंसानों की जगह है, इंसानियत की जगह है। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं भारत के अवध को दवा मिला हिंदे, मैं भारत के मसालों को पसंद करता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो इससे ज्यादा तफसीली बात करने का मौका नहीं है। बहरहाल जब तक भारत जमहूरी है, लोकशाही है, तो लोकशाही अंदाज में हम एजुकेशन और आंदोलन और जवाब और लड़ाई करेंगे। भारत जिंदाबाद, महाराज जिंदाबाद, इमारत शरिया जिंदाबाद, इंशाअल्लाह कानून जिंदाबाद, दस्तूर जिंदाबाद। जंगल का राज नहीं चलेगा। कोई शाह हो, कोई और दूसरा हो, जंगल का राज लाना चाहेंगे, उसको लागू नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। क्या NRC और क्या CAA हमारे जूतों की ठोकरों पे उड़ा देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।